नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। राजस्थान में पारा 4 डिग्री तक लुढ़का, गलन भरी ठंड। जयपुर में हाथ पैर सुन्न करने वाली सर्दी। 5 साल में जनवरी में ऐसी कंपकपी। पहले संविधान पार्क में अकबर का दरबार और टीपू सुल्तान। राजस्थान के राज्यपाल को आया था आइडिया। इंजीनियर और सहायक लेखाधिकारी के घर से करोड़ों की संपत्ति मिली। इनकम से 200% ज्यादा प्रॉपर्टी मिली। दोनों को किया गिरफ्तार। चोरी करने आए युवक की जमकर हुई पिटाई। बस्ती थाना इलाके के मनोहरपुरा गांव में देर रात लोगों ने पकड़ा चोर को। फतेहपुर में पेड़ों पर जमी बर्फ। लगातार दूसरे दिन माइनस में तापमान। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 300 मीटर। सुसाइड के लिए उकसाने पर नर्स गिरफ्तार। गुना जिला अस्पताल के शादीशुदा क्लर्क ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खाया था जहर। और भिंड में रंगदारी को लेकर चली गोलियां। नया गांव के कोर्ट में टॉयलेट पर गहराया विवाद। गोली लगने से एक की मौत, 2 घायल। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में गलन भरी सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चूरू फतेहपुर में आज लगातार दूसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज हुआ है। जयपुर के जोबनेर में तो पारा -4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। लोगों के हाथ पांव सुन्न पड़ गए हैं। जयपुर शहर में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। यह पिछले 5 साल में जनवरी का सबसे कम टेम्परेचर है। बर्फीली हवा भी जमकर झकझोर रही है। कल के मुकाबले आज धूप अच्छी है, पर ठंड के तेवर के आगे करीब करीब बेअसर ही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के अलावा आज भरतपुर और कोटा संभाग में भी घना कोहरा छाया रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कड़ाके की इस सर्दी से अब लोगों को 7 जनवरी से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस दिन एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से तापमान बढ़ने लगेगा और उत्तर से सर्द हवाएं आनी रुक जाएगी। जोबनेर में स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक आज यहां खुले इलाकों में बर्फ जम गई। खेतों में लगे पानी की सिंचाई वाले पाइपों में पानी जम गया और पेड़ पत्तियों पर औस की बूंदें बर्फ बन गई। एक दिन पहले जोबनेर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस था। इधर चूरू में आज तापमान -0.5 और फतेहपुर में -0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। माउंट आबू में यह माइनस से बढ़कर 0 पर आ गया। साल 2017 के बाद जयपुर में आज जनवरी में सबसे कम टेम्परेचर दर्ज हुआ है। जयपुर में आज मिनिमम टेम्परेचर 4.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। तेज और गलन भरी इस सर्दी से लोगों को सुबह 9 बजे के बाद गुनगुनी धूप निकलने से राहत मिली। जयपुर में इससे पहले साल 2017 में 11 जनवरी को तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। राजस्थान में घने कोहरे दूसरे दिन भी रहा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी समेत कई शहरों में आज सुबह जबरदस्त कोहरा छाया रहा। जयपुर में ग्रामीण इलाकों में आज कोहरा रहा, लेकिन धूप निकलने के साथ कोहरा छट गया। बीकानेर, भरतपुर, कोटा संभाग के कई जिलों कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। गंगानगर, हनुमानगढ़ में तो ये 50 मीटर से भी कम रही। सर्दी का टॉर्चर न केवल रात में बल्कि दिन में भी उतना ही है। हनुमानगढ़ में तो दिन में भी रात जैसी सर्दी पड़ रही है। कल यहां दिन का अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन भर कोहरा छाने और सर्द हवाएं चलने दिन भर जबरदस्त ठिठुरन रही। यही स्थिति गंगानगर, कोटा, पिलानी और करौली में भी रही।
जहां दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। राजस्थान के राजभवन में देश का पहला संविधान पार्क बनाया गया है। इस पार्क में मूर्तियों और आर्ट वर्क के जरिए पूरे संविधान को रोचक अंदाज में समझाया गया है। इस पूरे पार्क को भारतीय संविधान की पहली मूल कॉपी में इस्तेमाल किए गए आर्टिकल की थीम पर तैयार किया गया है। यहाँ संविधान की पहली ओरिजिनल कॉपी भी रखी गई है। संविधान सभा की 15 महिला मेंबर, 22 भाग और बड़े प्रावधानों को स्टोन आर्ट के जरिए दिखाया गया है। पार्क में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के साथ अकबर का दरबार और अंग्रेजों से लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान को भी जगह दी गई है। केंद्र और राज्य सेवाओं के संवैधानिक प्रावधानों को बताने के साथ अकबर के दरबार का स्टोन आर्ट वर्क लगाया गया है। देश में चुनावों को लेकर संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 को दिखाते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान को जगह दी गई है। केंद्र और राज्यों के अधीन आने वाली सरकारी सेवाओं के बारे में संविधान के आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक में प्रावधान किए हैं। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से लेकर ऑल इंडिया सर्विस वाली नौकरियों से लेकर राज्यों की नौकरियों के बारे में भी सभी प्रावधान किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग से लेकर राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी इन्हीं आर्टिकलों में प्रावधान है। सरकारी नौकरियों वाले प्रावधानों को अकबर के दरबार के आर्ट वर्क के साथ दिखाया गया है। इसके साथ ही अकबर के दरबार को दिखाने के पीछे ऐतिहासिक तथ्य को कारण बताया है। देश में अकबर के समय सरकारी स्तर पर परमानेंट नौकरियां देने की शुरुआत मानी जाती है। उस समय शाही नौकरियों को आज की ऑल इंडिया सर्विस की तर्ज पर ही शुरुआत की गई थी। इतिहासकारों का एक बड़ा तबक्का अकबर को कुशल प्रशासक और कई सुधार करने वाला शासक मानता है। इस वजह से अकबर के दरबार को यहाँ जगह दी गई है। संविधान बनाने की यात्रा को भी समझाया गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख आर्टिकल्स, मौलिक अधिकारों और प्रमुख प्रावधानों के साथ संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया को पार्क में दिखाया गया है। संविधान के मुख्य प्रावधानों को, भारतीय संस्कृति और देश के अलग अलग भागों की विशेषताओं को इसमें आर्ट वर्क के जरिए दिखाया गया है। मौलिक अधिकारों को अलग से स्तंभ बनाकर रोचक तरीके से दिखाया है। संविधान पार्क में भारतीय संविधान के बनने की पूरी यात्रा को दिखाया गया है। कैबिनेट मिशन से लेकर संविधान सभा के बनने, पहली संविधान सभा की बैठक और बहस को दिखाया गया है। संविधान सभा के चर्चित मेंबर्स और उस समय के प्रमुख नेताओं को भी यहां जगह दी गई है। संविधान की ड्राफ्ट कॉपी के साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियां हैं। संविधान बनने की पूरी यात्रा को मूर्तियां और आर्ट वर्क में समझाया गया है। संविधान को समझने के लिए ऑडियो गाइड पार्क में संविधान के बनने की यात्रा से लेकर संविधान के मुख्य प्रावधानों को समझाने के लिए ऑडियो गाइड की सुविधा रहेगी। पार्क के बीचों बीच ऑडियो गाइड स्टैंड बनाया गया है। इसमें आसानी से संविधान को समझा जा सकेगा। राजभवन का संविधान पार्क जल्द ही जनता के लिए खोला जाएगा। इसे सप्ताह में 2 दिन जनता के लिए खोला जाएगा। इसका टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि इस तरह के संविधान पार्क प्रदेश की हर सरकारी यूनिवर्सिटी में भी बनाए जा रहे हैं, ताकि कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बीच संविधान को लेकर समझ बढ़े और वे आसानी से इसे समझ सके। दरअसल राजभवन में 26 जनवरी 2022 को ही संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया था और यह 10 महीने में बनकर तैयार हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मीडिया से बातचीत में संविधान पार्क बनाने के विचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मिश्रा ने कहा कि राजस्थान आने के बाद में एक दिन वकीलों के प्रोग्राम में जाना हुआ। हर महीने 10 प्रोग्राम तो लग ही जाते थे। उस प्रोग्राम में कई जाने माने वकील भी शामिल होते थे। संविधान के कुछ प्रावधानों को लेकर बात चली तो वहां कुछ वकीलों ने कहा कि इनकी तो जानकारी नहीं है। उन वरिष्ठ वकीलों ने भी संविधान को उतनी बारीकी से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए वे कुछ प्रावधानों से अनजान थे। उस दिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं संविधान को सरल तरीके से समझाने के लिए कुछ किया जाए। उसी प्रोग्राम से यह संविधान पार्क बनाने का आइडिया आया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट इंजीनियर और सहायक लेखाधिकारी के घर और बैंक से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। सहायक लेखाधिकारी के घर से जहां करीब 200% ज्यादा संपत्ति मिली है, वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर के घर से 33% ज्यादा संपत्ति बरामद हुई है। वर्ष 2019 में इन दोनों को ब्यूरो ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन प्रोजेक्ट इंजीनियर पटेल नगर निवासी राज सिंह के पास 33.23% अधिक संपत्ति मिली है।
वेतन भर्ती से उसकी शुद्ध आय 1,05,15,000 रुपये 191 पाई गई, जबकि उसके पास 1,40,09,430 रुपये की संपत्ति मिली है। ऐसे में उसके पास 34,94,000 रुपये की आय अधिक पाई गई। घर पर 9 लाख रुपए की ज्वेलरी और 20 लाख रुपए की एफडीआर भी मिली है। विभिन्न बैंकों में खुद का, पत्नी और बेटे के खाते में लाखों रुपए जमा है। जयपुर के मानसरोवर में मकान, पत्नी के नाम से दुकान और पीलीबंगा में प्लॉट है। उधर हाउसिंग बोर्ड के सहायक लेखाधिकारी नीलकंठ पुरोहित के पास स्वयं और परिवार के सदस्यों के नाम से परिसंपत्तियां और व्यय की रकम के 2,08,46,000 रुपये मिले हैं। आरोपी और उसके पुत्र को सेवा अवधि में वेतन भत्तों और मकान किराए से 70,71,000 रुपये की आय हुई है। ब्यूरो ने 1,37,75,000 रुपये आय से अधिक माने हैं, जो 194% ज्यादा है। मकान से बड़ी संख्या में ज्वेलरी और कैश मिला था। 8.5 लाख रुपए की एफडीआर और नथुसर में प्लॉट और जयपुर के मानसरोवर में फ्लैट भी है। हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन उपायुक्त और प्रोजेक्ट इंजीनियर राज सिंह और सहायक लेखाधिकारी नीलकंठ को एसीबी ने 10 जुलाई 2019 को ट्रैप किया था। ठेकेदार को भुगतान करने की एवज में राज सिंह ने 50,000 रुपये और सहायक लेखाधिकारी ने 20,000 रुपये की रिश्वत ली थी। दोनों को राज सिंह के पटेल नगर स्थित आवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। अब राज सिंह रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि नीलकंठ को विभाग ने बहाल कर दिया है। जयपुर के बस्सी थाना इलाके में चोरी की वारदात करने आए एक बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर बस्सी थाना पुलिस मोहनपुरा गांव पहुंची। स्थानीय लोगों ने घायल चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। बस्सी थाना प्रभारी यशवंत कुमार ने बताया कि देर रात कार सवार 2 चोर मनोहरपुरा गांव में घुसे थे। आरोपी कई दुकानों की रेकी कर चोरी का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान जाग होने से जाने से वह मौके से भागने लगे। इस पर ग्रामीणों ने उनका पीछा करना शुरू किया। करीब आधा किलोमीटर तक पीछा करने पर ग्रामीणों के हाथ एक चोर को पकड़ लिया गया। दूसरा चोर मौके से भाग निकला। हालांकि चोरों की एक कार भी पुलिस को मौके से बरामद हुई है। चोर के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर मारपीट की। इसके कारण उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों से खून भी निकला। उसका बस्सी सीएससी में अभी उपचार चल रहा है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही है। इसको देखते हुए मुख्य मार्गों पर स्थित मकान मालिकों ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। कई बार यह चोर सीसीटीवी कैमरा की जद में आकर चोरी की वारदात करते थे। कल देर रात जाग हो जाने से सभी लोगों ने एक साथ इन पर हमला कर दिया। इसके बाद यह लोग भागने लगे। इसी दौरान एक चोर गंभीर रूप से घायल हो गया। चोरों की एक कार भी मौके पर छूट गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सीकर में आज दूसरे दिन तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। फतेहपुर और आसपास के इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। ऐसे में विजिबिलिटी करीब 35 मीटर ही रह गई। 6 जनवरी तक शीतलहर चलने का संभावना है। इससे तापमान में गिरावट भी होगी। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -0.7 डिग्री दर्ज किया गया है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान -0.7 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे पहले मंगलवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया था। केंद्र के बाबूलाल कुमावत ने बताया कि मंगलवार देर शाम से उत्तरी हवा का दबाव कल होने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज सुबह से नॉर्थ ईस्ट हवा एक्टिव है। फतेहपुर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी करीब 30 से 35 मीटर ही रह गई है। जयपुर मौसम केंद्र की रिपोर्ट की माने तो प्रदेश भर सहित सीकर में 3 जनवरी से 7 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने वाला है। जनवरी से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही सीकर में 4 से 6 जनवरी तक तेज शीतलहर और पाला पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि 6 जनवरी को शीतलहर का असर थोड़ा कम रहेगा। 4 और 5 जनवरी को अति शीतलहर का जयपुर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम।
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पट दूंगा, उठा के पट दूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। 7 महीने पुराने सुसाइड केस में मुरैना पुलिस ने गुना जिला अस्पताल की संविदा नर्स को गिरफ्तार किया है। नर्स पर गुना जिला अस्पताल में ही तैनात रहे शादीशुदा क्लर्क को ब्लैकमेल और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। आरोप यह भी है कि नर्स अब तक उससे लाखों रुपये ऐंठ चुकी है। आरोपी नर्स छिंदवाड़ा की रहने वाली है, क्लर्क मुरैना का रहने वाला था। बात 17 जून की शाम 7 बजे की है। गुना जिला अस्पताल के कर्मचारी केतन शर्मा ने जहर खा लिया था। रात करीब 11:30 बजे उसकी मौत हो गई थी। वह 15 जून को ही गुना से मुरैना आया था। केतन ने उस समय दम तोड़ा जब उसे जिला अस्पताल मुरैना से जेएएच ग्वालियर के लिए रेफर किया गया था। 36 साल का केतन शर्मा मुरैना में न्यू हाउसिंग कॉलोनी का रहने वाला था। 17 जून की शाम वह घर से घूमने के लिए निकला था। रात 10 बजे घर वापस आया। बच्चों आद्या और आदि को अपने पास बुलाया, उनके साथ खेलने लगा। कुछ देर में केतन उल्टी करने वॉशरूम में गया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह वॉशरूम से बाहर नहीं निकल सका। घर पर मौजूद केतन की मौसी, पत्नी दीप्ति, बहन डॉक्टर रंजना शर्मा ने उसे वॉशरूम से बाहर निकाला और पड़ोसी के सहयोग से जिला अस्पताल लेकर पहुंची। इमरजेंसी में केतन को प्राथमिक उपचार देकर जेएएच रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। केतन को पिता डॉक्टर आरपी शर्मा की जगह नौकरी मिली थी। डॉक्टर आरपी शर्मा गुना अस्पताल में डॉक्टर थे। 2013 में उनका निधन हो गया था। इसके बाद उनके बेटे केतन को क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिल गई थी। वर्तमान में वह 5-6 दिन से बिना सूचना ड्यूटी से गायब था। केतन के पास रोगी कल्याण समिति का चार्ज था। वह सिविल सर्जन के फोन भी अटेंड नहीं कर रहा था। जिला अस्पताल के क्लर्क केतन की आत्महत्या के वक्त सामने आया था कि एक नर्स से उसकी अच्छी दोस्ती थी। दोनों में कुछ दिन पहले कहासुनी हो गई थी। मुरैना पुलिस ने इस एंगल पर जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने पाया कि क्लर्क को जिला अस्पताल गुना की ही संविदा नर्स नमिता खादीकर लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी। क्लर्क के खाते से नर्स के बैंक अकाउंट में 4.5 लाख रुपये भी ट्रांजैक्शन हुए थे। मुरैना सिविल लाइन थाने की पुलिस 27 दिसंबर को नर्स को गुना से गिरफ्तार करके ले गई है। दूसरे दिन 28 दिसंबर को उसे ग्वालियर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मुरैना पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि गुना की भगत सिंह कॉलोनी में नर्स नमिता ने अप्रैल 2022 में मकान खरीदा है। इसकी कीमत 27 लाख रुपए है। नर्स ने लोन लिया है, लेकिन किस तरह भारी पड़ गई इसकी जांच पुलिस कर रही है। मुरैया सिविल लाइन थाना प्रभारी अरुण चौहान ने बताया कि जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। क्लर्क को नर्स नमिता के ब्लैकमेल कर रही थी। उसने लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए थे। अब मकान को लेकर भी जांच की जा रही है। आत्महत्या के लिए प्रेरित उसने ही किया था। गुना जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड की स्टाफ नर्स नमिता को पुलिस ने 27 दिसंबर को अरेस्ट किया था। 28 दिसंबर को उसे ग्वालियर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। इधर गुना जिला अस्पताल के अटेंडेंस रजिस्टर में 28 दिसंबर को नमिता के सिग्नेचर मिले हैं। यह मामला जिला अस्पताल सिविल सर्जन के पास पहुंचा है। मैट्रन इमरती वर्मा से इस संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र में रंगदारी के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने पुलिस थाने पहुंचकर दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद दूसरे पक्ष के युवक ने रात्रि में फरियादी पक्ष के खिलाफ गाली गलौज करते हुए लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की। इस घटना में 3 लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। एक मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नया गांव थाना प्रभारी कमलकांत दुबे के मुताबिक कोट गांव में रहने वाले पिंटू शर्मा नशे का आदी है। मंगलवार की सुबह उक्त युवक ने नशे की हालत में सड़क पर खड़े होकर टॉयलेट कर रहा था। गांव के विकास, गोलू और अन्य लोगों ने उसे रोका। इस दौरान दोनों पक्षों में आपसी विवाद हो गया। दोनों ही पक्ष में गांव में वर्चस्व को लेकर रंगदारी शुरू हो गई। विकास, राजावत और गोलू समेत अन्य लोगों ने थाने आकर उक्त युवक के हरकत के किए जाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसी बात से खफा होकर पिंटू शर्मा ने रात करीब 8:30 बजे शराब के नशे में फिर आया और साथ में 315 बोर की लाइसेंसी राइफल लाया था। आरोपी ने
एफआरआई दर्ज कराने वाले उक्त युवक के खिलाफ गाली गलौज शुरू कर दी। दूसरे पक्ष के लोग पिंटू को रोकने के लिए आए, तभी उसने बंदूक से फायरिंग कर दी। इस घटना में विकास, मोंटू और गोलू बुरी तरीके से घायल हो गए। गोलीबारी के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को सीधे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों के प्राथमिक उपचार लेते हुए उक्त उपचार कराने जाने को लेकर घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने फरियादी पक्ष की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला किए जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कलेक्टर की मंच से जमकर तारीफ की थी। वजह थी उनकी कार्यशैली। ये कलेक्टर अब एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हम बात कर रहे हैं डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा की। लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याएं सुनना, उसके साथ बैठकर खाना खाना, कभी बुजुर्गों के चरण छू लेना। अक्सर नेता ऐसा करते हैं, लेकिन डिंडोरी के कलेक्टर विकास मिश्रा इन्हीं वजहों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोमवार रात वे विशेष पिछड़ी जनजाति छात्रावास पहुंचे, वहीं रात गुजारी, छात्रों के साथ बैठकर भोजन किया, उनकी समस्याएं सुनी और अधीक्षक को समझाइश दी। विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों का ये छात्रावास किराए के भवन में संचालित होता है। हॉस्टल के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि यहाँ प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, छात्रों को दिए जाने वाले भोजन में कमी है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास के बच्चों को शासन की ओर से मिलने वाली राशि से बहुत कुछ किराया जा सकता है। जिस भवन में छात्रावास संचालित है वह ठीक नहीं है, नया भवन देखकर शिफ्ट करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रावास अधीक्षक फूल सिंह ध्रुव को आरोप पत्र जारी करेंगे, साथ ही अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। कलेक्टर ने बच्चों को पढ़ाया, सवाल भी पूछे। कलेक्टर विकास मिश्रा छात्रावासी बच्चों के बीच बैठे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों से हॉस्टल में आकर कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों की जानकारी भी ली, बच्चों से विषय से संबंधित सवाल जवाब किए। इसके बाद सारे बच्चों को बैठाकर सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछते वो नजर आए। कलेक्टर ने बच्चों को भरोसा दिया है कि उनके रहने खाने और पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि सुबह उठकर सभी बच्चे दौड़ने जाए, अपनी दिनचर्या भी ठीक करे, व्यवस्थाएं हम ठीक कर देंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति छात्रावास में लगभग 50 बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र देवराज ध्रुव ने बताया कि पहले भी अधिकारी निरीक्षण करने आते थे, लेकिन हमारी कभी व्यवस्था नहीं की। पहली बार कोई अधिकारी हमारे बीच आया और इस तरह की बात की, हमारी समस्याओं को करीब से देखा और व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की बात कही है। उम्मीद है कि जल्द ही हमारे लिए व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएगी और हम अच्छे से मन लगाकर पढ़ लिख सकेंगे। कलेक्टर जब छात्रावास पहुंचे तो छात्रावास अधीक्षक फूल सिंह ध्रुव शराब के नशे में थे। कलेक्टर विकास मिश्रा ने समझाया कि आप बच्चों के बीच शराब पीकर ना आए, अपने बच्चों की तरह ही इनकी परवरिश करें, इनका भविष्य बनाने में मदद करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 दिसंबर को औरछा में आयोजित गढ़ कुंडार महोत्सव में मंच से ही डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा के कार्यों से प्रभावित होकर उनकी तारीफ की थी। इसके साथ ही निवाड़ी कलेक्टर और छा के नायब तहसीलदार को हटा दिया था, जबकि डिंडोरी के कलेक्टर विकास मिश्रा की तारीफों के पुल बांधे थे। सागर की बहेरिया थाना पुलिस ने 2000 रुपए के नकली नोट के साथ उत्तर प्रदेश के युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से नकली नोट जब्त किए गए हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार सिद्धगुआ स्थित विनायक ढाबे पर एक युवक पहुंचा था। उसने ढाबे पर खाना खाया, बिल 150 रुपया हुआ। बिल देने के लिए ढाबे के मैनेजर को युवक ने 2000 रुपये का नोट दिया। नोट देखते हुए मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने पकड़ लिया और नकली नोट होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही बहरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम शिवम यदुनाथ यादव, उम्र 26 साल, निवासी असेवा थाना, भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात बताया। तलाशी लेने पर एक नोट हाथ से और 2000 रुपये का नोट जेब से बरामद किया गया। दोनों नकली नोट पर एक ही नंबर था। रिजर्व बैंक हिंदी और अंग्रेजी में लिखा था। पूछताछ में आरोपी शुभम ने ये दोनों नोट नकली होने की बात कबूल की। बहरिया थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि 2000 रुपये के नकली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 489B के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। नकली नोट के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevy.com।
हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। अभी मेरे को एक बंदा मिलने आया, मुझे बोलता है कैफे शुरू करना है। मैं कर तो पर कैफे मुझे करना है, मेरा पैशन है बॉडी बिल्डिंग। सुनना मस्त कहानी है। मैंने क्या मारो पैशन है फिटनेस बॉडी बिल्डिंग, तो मारे एवो कैफे शुरू करवू है कि जेमा फिटनेस ने लगतू है। मैं कीधुं भाई रहेवा दे, धंधो ने धंधा रीते विचारवानुं होय। धंधो होय रेवेन्यू जनरेट करे एवो, दिल थी कविता लखो जाओ। धंधा करना है ना, बिजनेस करना है, तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करने का होता है। बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं कि सेल ज्यादा मिलेगा तो कंटिन्यू होगा। खोल ले भैया, उसके पिताजी के पास थे 50 लाख, डाल दे पप्पा के पैसे और अंदर ही जिम बना दे, उसमें ही कैफे बना दे, फिर कोई आएगा भी नहीं। फिर बोलना कि अब क्या करूं, नहीं, सोचना है पहले ही विचारवानुं छे कि आमा आवशे कोण, खरीदवा कोण आवशे। धंधा ऐसा होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल ज्यादा हो, 100% लोग तुम्हारे कंज्यूमर हो, वो धंधा सबसे बेस्ट। चाय किसको नहीं पीनी है चाय, कॉफी किसको नहीं पीनी है कॉफी, है ना। फूड पिज्जा किसको नहीं खाना है पिज्जा। अब मैं बोलूं कि मैं हेल्दी पिज्जा बनाऊंगा, उसमें ऑलिव ऑयल डालूंगा, भाई नहीं 99 में अनलिमिटेड चाहिए, है क्या नहीं। तो कहां से देगा तू, तो वो कंज्यूमर सेंट्रिक। तो जो भी आप प्लानिंग करो उसमें सोचना पड़ेगा आपको कि ये करे तो कैसे करे, क्यों करे, करे भी या ना करे। हाँ, और कोई મિત્રો બધા ઈચ્છે છે કે આપણા ખેલાડી ગોલ્ડ મેડલ જીતીને આવે, મેડલ જીતીને આવે, પણ ખેલાડીઓના કરિયરનું શું, એમના પ્લેસમેન્ટનું શું? તો હું આવ્યો છું રાજકોટના હિમી સ્પોર્ટ્સમાં અને હિતેશ બી સાથે છે। હિતેશ બી સ્પોર્ટ્સ ઇક્વિપમેન્ટનો રાજકોટનો સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો મલ્ટી બ્રાન્ડ શોરૂમ કર્યો છે અને એમાં 8 ખેલાડીઓને પ્લેસમેન્ટ આપી છે। હિતેશ બી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, તમારા ઉદ્યમ વિશે જણાવો। अच्छा, हिमी स्पोर्ट्स राजकोट याग्निक रोड पासे जे पेला जेने राजकोटमां वस्तु मळती नथी एना माटे लोकोए अमदावाद मुंबई ने बधे जवुं पड़तुं हतुं, एटला माटे स्पेशियल एक मॉल टाइपनी वस्तु मैं बनावेली छे ज्यां लोको पोते पोतानी रीते बधी वस्तु जोई शके छे आरामथी। पूरेपूरो 2 माळनो शोरूम छे, इक्विपमेंट अने क्लोथिंग वेर्स बधी ज वस्तु अहीं अवेलेबल छे। सवारे 9 થી રાત્રે 9 સુધી, રવિવારે પણ ઓપન જ રહેશે। તો હવે આપણે એક જ જગ્યાએ બધી વસ્તુ અવેલેબલ રહી એફોર્डेबल પ્રાઇસમાં। આપણી પાસે ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, વોલીબોલ બધી જ ગેમ, સ્વિમિંગ હોય કે બોક્સિંગ હોય, દરેક વસ્તુની બધી વસ્તુ આપણી પાસે અવેલેબલ છે, બધી રેન્જમાં અવેલેબલ છે। તો તમે ગમે ત્યારે આવી શકો છો અને જોઈ શકો છો। આપણે ઓનલાઈન પણ અવેલેબલ છીએ, ઓન કોલ પણ અવેલેબલ છીએ, એટલે તમને દરેક વસ્તુ ઇઝીલી અવેલેબલ છે। શું વાત છે મિત્રો, હિતેશ બી જેવા અભિનંદનને પાત્ર છે લોકો જે આવા ઉદ્યમ કરે છે અને હવે તો જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગરના ખેલાડીઓને બહુ સારી જગ્યા મળી ગઈ છે, તમને અફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં સારી બધી રેન્જ મળશે। હિતેશ ભાઈ ધંધો નાનો છે પણ પોતાનો। યસ મિત્રો, હું રાજકોટ આવ્યો છું ને રાજકોટમાં આખા ગુજરાતને પ્રાઉડ લેવા જેવી વાત છે કે રાજકોટ એ રિસ્ટ વોચ ઘડિયાળ મેન્યુફેક્ચરિંગનું હબ છે। હું આવ્યો છું એક ફેક્ટરીમાં જ્યાં ઘડિયાળ એસેમ્બલ થાય છે, બને છે। આશીષભાઈ અને મંગલભાઈ મારી સાથે છે। કેમ છો મંગલભાઈ? વેલકમ સર। તો રાજકોટમાં 250 થી વધારે ઘડિયાળ બનાવવાના યુનિટ છે અને 10,000 થી વધુ લોકો આ ગૃહ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા છે। અહીંથી લોકો ઘરે ઘરે કામ કરવા લઈ રહ્યા છે, કોઈ બેલ્ટ બનાવે છે, કોઈ બેલ્ટને ફિટિંગ કરે છે, કોઈ ઘડિયાળ આખું એસેમ્બલ કરે છે, કોઈ કાચ ચોંટાડે છે। અને આ જે આખું જે કામ છે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા, હું તમને બતાવું કે અહીંયા જે છે એ બધું પેકિંગ થઈ રહ્યું છે, જે બહેનો બધી પેક કરી રહી છે। અને આ બાજુ આખું આ પેસ્ટિંગ યુનિટ છે, અહીંયા કાચ હોય એ કાચ અહીંયા ચોંટાડવામાં આવે છે અને પછી ફિનિશિંગ જે છે છેલ્લે કાચ અને બધું ચેક કરીને અહીંયા સેટ થાય છે। તો આ એક યુનિટ છે અને ઘડિયાળનું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે રાજકોટમાં બહુ મોટા પાયે થાય છે, હે ને। અહીંયા તમે જુઓ ડાયલ પડ્યા છે વિવિધ પ્રકારના, કે જે અલગ અલગ જે ઘડિયાળો બને છે એમાં જે ડાયલ ફિટ કરવામાં આવે છે। લોકો રાજકોટમાં ઘરે ઘરે આજે ઘડિયાળ મેન્યુફેક્ચરિંગ જે છે એસેમ્બલિંગનું કામ કરે છે અને વગર મૂડીએ કામ ચાલુ થાય છે। જે લોકો ઘરે લઈ